हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 2 के साथ में। पहले थर्मोडायनेमिक्स का जो पार्ट था उसमें हमने आपको बहुत डिटेल में जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ सब कुछ डिटेल में समझा दिया था। आज बची हुई चीजें हैं भैया, हेस लॉ क्या होता है, कार्नोट थ्योरम क्या होती है, डिटेल में आपको बताएंगे। और जो तीसरा इसका पार्ट आएगा उसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर देंगे हम थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड। तो चाहे आप 6th सेमेस्टर की केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो या 2nd सेमेस्टर की फिजिक्स में पढ़ रहे हो, दोनों में ये टॉपिक है और दोनों में ही बहुत काम का है। शुरू करते हैं इस वीडियो को और डिटेल में आपको समझाते हैं कि क्या क्या चीजें आपको और पढ़नी है भाई, ठीक है। सबसे पहला है हेस लॉ। भैया हेस लॉ क्या होता है, सुनो। हेस का नियम है, 11वें क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, कोई क्रिया चाहे एक पद में कराई जाए या कई पदों में कराई जाए, ऊष्मा का मान हमेशा सेम रहता है। जैसे हम भैया क्या करें, डायरेक्ट एक बच्चे को 1 रुपया दे दें, या हम कहें पहले हमने इन्हें दिया, फिर हमने उन्हें दिया, फिर हमने उन्हें दिया, फिर उनने उस बच्चे को दिया, तब भी उसके पास 1 रुपया ही पहुंचा। यानी डायरेक्ट एक स्टेप में रिएक्शन हुई या मल्टी स्टेप में रिएक्शन हुई, कोई क्रिया एक पद में कराई जाए या कई पदों में कराई जाए, हमेशा जो मान रहता है वो सेम रहता है। ये हेस का नियम है, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, लो समझो। इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी केमिकल रिएक्शन के बीच होने वाला जो हीट चेंज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। हीट चेंज हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे रिएक्शन एक स्टेप में कराई जाए या मल्टी स्टेप या मल्टीपल स्टेप में कराई जाए। इन अदर वर्ड्स, अलग शब्दों में कहें तो किसी रिएक्शन में होने वाला, एंथैल्पी में होने वाला जो चेंज है केवल इनिशियल रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट के नेचर पर डिपेंड करता है तथा यह केमिकल चेंज के पाथ पर डिपेंड नहीं करता। यानी सरल भाषा में कहें तो भैया रिएक्शन में सबसे पहले ये कौन है, आर फॉर रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट मतलब जो क्रिया कर रहा है, प्रोडक्ट मतलब जो बन रहा है। यानी हमें सिर्फ इनसे और इनसे मतलब है, चाहे यहां ऐसे करके पहुंचे, चाहे ऐसे ऐसे डिस्को कर करके हम यहां पहुंचे, मान हमेशा सेम आएगा। हीट चेंज जो है हमेशा सेम आएगा, क्योंकि सिर्फ इससे मतलब आप कैसे पहुंच रहे हो इससे कोई भी मतलब नहीं है भाई, ठीक है। तो यहां पे हमने दिखा दिया कि भैया इनिशियल प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट से हमें सिर्फ मतलब है। रिएक्शन सिंगल या मल्टीपल स्टेप में हो सकती है। कैसे भाई, समझो। जैसे हमने यहां पर एक आपको रिएक्शन दिखाई है, जरा समझिए भैया ये क्या है, बताओ। सबसे पहले आर है, आर से डायरेक्ट रिएक्शन हुई तो जो हीट चेंज हुआ वो कितना हुआ भाई, क्यू हीट चेंज हुआ। लेकिन जब कई स्टेप में हुई, मान लिया आर से पहले हमने A1 बनाया, फिर A1 से हमने A2 बनाया और फिर A2 से हमने P बनाया। तो जब A1 बनाया मान लिया हीट चेंज Q1 है, A2 बनाया मान लिया हीट चेंज Q2 है, A3 बनाया मान लिया हीट चेंज कितना है, Q3 है। तो अगर सरल भाषा में कहें तो चाहे एक पद में रिएक्शन हो तो Q है, चाहे मल्टीपल स्टेप में हो, लेकिन क्या होगा, बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर सबको जोड़ देंगे तो ये हीट चेंज इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि हेस ने कहा है चाहे एक स्टेप में रिएक्शन हो या मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन हो, जो ऊष्मा का मान है वो हमेशा सेम आएगा भाई, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू हेस लॉ जो ऊष्मा का मान है वो हमेशा सेम होगा। कई स्टेप में कराओगे तो ऊष्मा टुकड़ों में मिलेगी, लेकिन रियलिटी है वो हमेशा पहले वाली ऊष्मा के बराबर होगी भाई, ठीक है। बिल्कुल आसान है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। इसे सिद्ध भी करेंगे, प्रूफ करना हमें कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि यह चेंज एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक मतलब A से B बन रहा है, B से फिर A बन रहा है, यानी ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। और साइक्लिक प्रोसेस है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भैया जो Q का मान है, हमने कहा कि Q का मान Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर है। साइक्लिक प्रोसेस है कि भैया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। सिद्ध करके हम दिखा रहे हैं कि ये जो हम मान रहे हैं Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये बराबर है। तो अगर बाई चांस ये Q है, इसे हम सबको जोड़ के मान ले रहे Q डैश। अगर Q का मान Q डैश से ज्यादा होगा या फिर कम होगा, मतलब अगर हेस का नियम गलत है, बराबर ऊष्माएं नहीं है ये, इसका मतलब तो फिर मामला गंभीर हो गया। क्योंकि ऊष्मा गतिकी का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि भैया ऊर्जा ना तो उत्पन्न करी जा सकती है ना नष्ट करी जा सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो जब यहां से यहां गए और यहां से यहां वापस आए तो सिर्फ ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है ना। अगर बाई चांस तुम यहां से यहां गए और Q ऊर्जा है, वापस आए ऊर्जा ज्यादा हो गई, इसका मतलब तो उसी चक्र में ऊर्जा बढ़ गई, ऊर्जा उत्पन्न हो गई और ऊर्जा उत्पन्न हो नहीं सकती। अगर कम रह गई ऊर्जा, मतलब ऊर्जा नष्ट हो गई तो नष्ट भी नहीं हो सकती। इसका मतलब फिर तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गलत हो जाएगा। इसका अर्थ है कि एक साइक्लिक प्रोसेस के बीच या तो एनर्जी जनरेट हो रही है या नष्ट हो रही है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के विरुद्ध है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के खिलाफ है। ऐसा नहीं हो सकता। मतलब Q का मान Q डैश के बराबर होना ही चाहिए।
अतः हेस का जो नियम है वो बिल्कुल ठीक है भाई। तो हेस का नियम क्या कहता है, चाहे कोई क्रिया एक पद में कराई जाए या कई पदों में कराई जाए, हमेशा जो मान है वो बराबर रहता है। हीट ऑफ रिएक्शन अपना अगला टॉपिक है। कोई भी रिएक्शन है उसमें जो हीट जनरेट हो रही है, मतलब इवॉल्व हो रही है, जो हीट निकल रही है, उसी को हीट ऑफ रिएक्शन शॉर्ट में कह देते हैं। इतना लंबा लिखा हुआ जरूर है, वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोर्स में देख रहे हो तो यहीं अपलोडेड मिल जाएगी। यूट्यूब पे अगर इस वन शॉट को देख रहे हो भाई तो टेलीग्राम पे अपना चैनल है BDKDN BSc, बिल्कुल फ्री चैनल है, 75,000 लोग वहां पर जुड़े हुए हैं, सारी अपडेट वहां पर मिलती है। तो भैया ये पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी, वहां से भी आप नोट कर सकते हो भाई, ठीक है। हीट ऑफ रिएक्शन सरल भाषा में किसी केमिकल रिएक्शन के बीच क्या लिखा भैया, कंज्यूम का मतलब खर्च होने वाली और इवॉल्व का मतलब निकलने वाली, जितनी हीट चाहिए है या जितनी हीट निकल रही है, होने वाली हीट जब इस रिएक्शन के बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लिखे गए सभी नंबर ऑफ मोल्स से पूर्ण रूप से कंज्यूम हो जाए। यानी हमने मान लिया कि रिएक्शन लिखी C+O2 गिव CO2, इसमें हीट कितना चेंज है, माइनस का 393.5, तो हम इनसे कंज्यूम भी कर पाएं कि इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से क्या है, जितने भी लोग रिएक्शन में लिखे अगर इन सब को मिलाकर, ये सब मिलाकर इस हीट को जस्टिफाई कर पा रहे हैं, कंज्यूम कर पा रहे हैं, तो यही क्या कहलाएगी, हीट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। लिख दिया। यदि 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से पूर्ण रूप से रिएक्शन कर जाता है तब 393.5 किलो जूल पर मोल हीट निकलती है। हीट के इस अमाउंट को दी गई हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो मोटा मोटा समझे, हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, किसी रिएक्शन से निकलने वाली या चाहिए वाली, जरूरी नहीं हर बार निकले ही, जैसे हमने चनकड़ मारा गाल पे तो भैया गाल भी गर्म हो गया, हाथ भी गर्म हो गया, क्या हुआ, हीट निकली। लेकिन अब तुम्हें चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए क्या करोगे, खाली पत्ती मारते हो बन जाएगी चाय, नहीं, वहां पे हीट चाहिए होगी, आग ही लगानी पड़ेगी तभी तो चाय गर्म होगी ना। यानी कुल मिला के ये देखो ऐसे करके मारो तो गरम गरम हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ा, 2 चीजें हैं केवल, लेकिन तुम चाय पत्ती पानी में मारते रहो नहीं बनेगा काम। तो कई बार रिएक्शन में हीट चाहिए होती है कई बार निकलती है, उसी को हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद कार्नोट थ्योरम, कल थोड़ी सी चर्चा हो रही थी। कार्नोट साइकिल यहाँ पे नहीं बता रहा, मैं आपको कार्नोट थ्योरम बता रहा हूं। कार्नोट एक साइकिल था भाई, ठीक है, पूरा एक चक्र जो आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, यहाँ काम का नहीं है, करा देंगे आगे, वो अलग बात है, फिलहाल वन शॉट में ऐड नहीं किया हमने। इस तरीके का एक चक्कर बनाया कार्नोट ने, ठीक है, और कार्नोट साइकिल के अंदर से जब पता किया, कार्नोट साइकिल की स्टडी से प्राप्त रिजल्ट को कार्नोट थ्योरम का नाम दिया गया। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, सुनो, हीट इंजन की इफिशिएंसी केवल सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती। हम आपको बताते हैं कार्नोट साइकिल में खेल क्या था। जो कार्नोट इंजन बनाया गया उसमें सबसे पहले ऊपर सोर्स रखा गया भाई, यहां बीच में वर्किंग सब्सटेंस रखा गया और आखिरी में मेरे भाई सिंक रखा गया। काम क्या था, ये जो सोर्स है ये भैया क्रिया करेगा, मान लिया वर्किंग सब्सटेंस के अंदर कोई गैस हो सकती है, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कोई भी हो, इसके ऊपर काम करेगा। जो ऊर्जा बचेगी, जो हीट बचेगी, वो कहाँ जाएगी, सिंक में जाएगी भाई, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, कार्नोट ने जब पूरा अंदाजा निकाला, बोले बीच में वर्किंग सब्सटेंस कोई भी हो, किसी के ऊपर भी काम किया जा रहा हो, उससे मतलब नहीं है, हमें सोर्स से मतलब है, सिंक से मतलब, इन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस से मतलब है। क्यों, सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा है, हमें कल वाले क्लास में आपको बताया था हमेशा हीट कहाँ जाएगी ज्यादा वाले भाग से कम वाले भाग की तरफ जाएगी, तो हमेशा सोर्स और सिंक के टेम्परेचर से लेना देना है, बाकी कोई भी लेना देना नहीं है। ये कहती है भाई कार्नोट थ्योरम। दो हीट इंजन जो कि सेम टेम्परेचर, अगर T1 और T2 के बीच में काम कर रहे हैं तो इनकी इफिशिएंसी भी समान होगी। यानी अगर दो एक जैसे हीट इंजन हैं जिनके टेम्परेचर भी सेम है सोर्स और सिंक के, तो इफिशिएंसी मतलब काम करने की क्षमता उनकी सेम होगी भाई, ठीक है। उसके बाद थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर डेवलप्ड बाय लॉर्ड केल्विन, जो केल्विन ने टेम्परेचर दिया है, इफिशिएंसी हमने यहां पे निकाली है। बेसिकली क्या है, थर्मोडायनामिक स्केल पर टेम्परेचर को थीटा के थ्रू लिखते हैं, जरा समझिए भैया। हमने यहाँ पे इफिशिएंसी लिखी हुई है, इफ टेम्परेचर ऑफ सोर्स, भैया अभी बताया आपको, जो इंजन है उसमें एक ऊपर सोर्स है, एक नीचे सिंक है, बीच में वर्किंग सब्सटेंस है। इस सोर्स का टेम्परेचर मान लिया θ1 है, सिंक का टेम्परेचर मान लिया θ2 है, तो भैया जो इफिशिएंसी होगी, इफिशिएंसी को लिखते हैं ऐसे ईटा से, एन बना के टांग खींच दो, ईटा काम करने की क्षमता, इंजन कितना कन्वर्ट कर पा रहा है। जैसे अगर इफिशिएंसी की बात करें, आजकल इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं, इलेक्ट्रिक कारों की इफिशिएंसी सबसे ज्यादा है भाई, 85% 90% तक इंजन दे रहे हैं। पेट्रोल वाले ठीक ठाक है, डीजल वाले कम होते हैं, 50% 60%। पुराने जमाने में कोयले वाले इंजन चलते थे, अंधाधुंध कोयला झुकता था और इफिशिएंसी कुछ नहीं देते थे। इसी वजह से तो अपग्रेडेशन हो रहा है ना। तो इस तरीके से इंजन की इफिशिएंसी कितनी है, कितना हमने उसे इलेक्ट्रिसिटी दी, कितना कन्वर्ट कर पा रहा है, कितना ईंधन दिया हमने, कितना कन्वर्ट कर पा रहा है, कितना डीजल दिया, कितना कन्वर्ट कर पा रहा है, यही काम करता ना भाई।
तो ईटा बराबर होता है θ1 माइनस का θ2 अपान में θ1। ईटा विल बी 100% इफ थीटा इक्वल्स टू 0। अगर θ2 का मान 0 हो जाएगा तो फिर θ1 कैंसिल हो जाएगा, ईटा का मान कितना 100% आ जाएगा। कैसे θ2 0 हो सकता है? सिंक में कोई ऊर्जा ना जाए, सोर्स जितनी ऊर्जा दे वर्किंग सब्सटेंस पूरा उसे कन्वर्ट कर दे काम में। नीचे सिंक में अगर कुछ भी नहीं गया, कुछ भी ऊर्जा नहीं बची, इसका मतलब पूरा कन्वर्ट हो गया ऊर्जा में काम, तब हम लोग की जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी? 100% हो जाएगी भाई, ठीक। एंट्रोपी आ गई। एंट्रोपी क्या है? इसकी डेफिनेशन कल हम आपको लिखवा चुके हैं। एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब कल वाले महाक्लास में हमने आपको समझाया था। क्या समझाया था भाई? कि इस तरीके से भैया हम अंधाधुंध बना ऐसे करके इज्जत से रख दें तो यहाँ पे क्या होगा? एंट्रोपी बहुत कम होगी, क्योंकि ये सब व्यवस्थित रखे हुए हैं। हम क्या करें? अंधाधुंध इन्हें यहाँ बैठाल दें, इन्हें यहाँ बैठाल दें, इन्हें यहाँ बैठाल दें, आमा झोर बैठाल दें, गौवा भाषा में कहें तो इनकी एंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी मेरे भाई, ठीक है। कार्नोट साइकिल के लिए फार्मूला क्या होता है? ईटा। इफिशियंसी होती है Q1 माइनस Q2 अपान Q1 बराबर होता है T1 माइनस का T2 अपान T1। ये कार्नोट साइकिल का रिजल्ट है, उसकी इफिशियंसी है, उसकी दक्षता है भाई, ठीक है। जब हम लोग सवाल लगाएंगे मल्टीपल चॉइस तो उसमें ये फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अलग अलग करके लिखोगे, Q1 को इसके नीचे, Q1 को इसके नीचे, तो Q1 अपान Q1 माइनस Q2 अपान Q1। ऐसे T1 को अलग अलग करके लिख दिया, Q1 से Q1 कट गया, T1 से T1 कट गया, 1 से आखिरी में 1 और माइनस से माइनस कट गया, तो क्या बचेगा? Q2 अपान Q1 बराबर T2 अपान T1 बचेगा। 1 वाले एक तरफ कर लिए, Q एक तरफ, TT एक तरफ कर लिया। Q2 अपान Q1 बराबर T2 अपान T1, तो Q2 अपान T2 बराबर Q1 अपान T1। 1 वाले एक तरफ, 2 वाले एक तरफ। सबको पता है 1 2 को हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि रेशियो सेम चल रहा है। ऐसे समझो कि अगर Q अपान T नियतांक है, इसका मतलब Q1 अपान T1 भी नियतांक होगा, Q2 अपान T2 भी नियतांक होगा। जब सब नियतांक है तो 1 2 इसीलिए बराबर आ रहा। तो 1 2 को हटा दिया, Q अपान T को क्या कर दिया? नियतांक कर दिया। ये जो नियतांक है, अतः किसी सिस्टम के द्वारा रिलीज की गई जो हीट है Q और टेम्परेचर, इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, जिसे ही हम लोग एंट्रोपी कहते हैं। यानी S बराबर फार्मूला होता है Q अपॉन T। तो जो Q अपॉन T निकल के आया वही S है, यानी वही एंट्रोपी है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी किसी सिस्टम के डिसऑर्डर को बताती है, पहले ही आपको बता चुके हैं। जितना भी अव्यवस्था है एंट्रोपी ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू क्लासियस, यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, आपको बता चुके हैं। कोई भी इवेंट होता है तो वहां पर क्या डिसऑर्डरनेस बढ़ती है, यानी एंट्रोपी बढ़ रही है। कल आपको बताया था कि भैया जो यूनिवर्स है पूरा, यूनिवर्स की 2 चीजों से मिलकर बना है, सिस्टम और सराउंडिंग से। तो सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी इक्वल्स टू यूनिवर्स की एंट्रोपी, ठीक है। उसके बाद आ गया भाई किरचॉफ की इक्वेशन। किरचॉफ की इक्वेशन क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव है, मोस्ट वांटेड है, पेपर में जरूर आएंगे और बहुत सरल है मेरे भाई, ठीक है। किरचॉफ इक्वेशन क्या? वे इक्वेशन जिनमें टेम्परेचर चेंज होने के साथ हीट ऑफ रिएक्शन बदल जाती है। यानी आप ताप बार बार बदल रहे हो तो ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है, ऊष्मा में जो परिवर्तन हो रहा है वो भी बदल जाता है। किरचॉफ इक्वेशन कहलाती हैं। टेम्परेचर के साथ हीट के वेरिएशन को किरचॉफ ने बताया। यानी हम यहां बात करेंगे काय की? टेम्परेचर की, और काय की बात करेंगे? हीट की। जो मिलके इक्वेशन बनेगी वो किरचॉफ इक्वेशन कहलाएगी। कैसे बनाएंगे जरा देखो भैया। हमने आपको बताया कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है, समझो क्या लिखा है? हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है तो जो हीट होगी वो कितनी होगी? उसे हमने QP से लिख लिया, और QP का मान कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा H के बराबर होता है। सर जी H क्या होता है? H फॉर हीट चेंज कर लो या फिर एंथैल्पी कह सकते हैं। अभी इसमें हमने डेफिनेशन लगाई एंथैल्पी की, आगे दिखाएंगे आपको। एक लास्ट यही डेरिवेशन बड़ा है, बाकी छोटी छोटी डेफिनेशन है, फटाफट से वीडियो पहुंच जाएगी भाई, ठीक है। तो QP का मान डेल्टा H के बराबर होता है। और अगर हमें एंथैल्पी में परिवर्तन निकालना, डेल्टा का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे तो डेल्टा H बराबर आएगा H2 माइनस का H1, ठीक है भैया। इस डेल्टा H बराबर H2 माइनस H का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी अवकलन करेंगे T के सापेक्ष। कई केमिस्ट्री वाले बच्चे भी हैं, उनके पास बायोलॉजी होगी। अगर डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करना होता है तो जिसका भी अवकलन करना होता है उसके आगे क्या करते हैं भैया? ऐसे करके d अपान dt लिख देते हैं। इसका मतलब t के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, ठीक। x के सापेक्ष कर रहे होते हैं तो ऐसे करके d अपान dx लिख देते हैं। सरल भाषा में समझो तो ये निशान है डिफरेंशिएशन का भाई, ठीक। तो इस इक्वेशन का हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष करेंगे? t के सापेक्ष। जरा देखो भैया,
ये हमने अवकलन कर दिया बहुत आराम से, कहते हैं मजे में हो जाएगा। डी अपान डी टी लिखा, डी एच डेल्टा एच चल रहा था, चलने दिया, ब्रैकेट के बाहर पी का मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। ऐसे यहाँ पे H2 चल रहा था, डी एच टू अपान डी टी आया, प्रेशर कांस्टेंट है। डी एच वन अपान डी टी आया, प्रेशर कांस्टेंट है। डी एच अपान डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर Cp के बराबर होता है। C क्या होता है? धारिता होती है, कैपेसिटेंस होता है। याद करो मेयर का सूत्र Cp माइनस Cv बराबर R, 11th क्लास में पढ़ा होगा। धारिताएं होती हैं भैया, तो कांस्टेंट प्रेशर पे इसे C बोल देते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। dH अपान dt Cp के बराबर है। यहाँ dH2 है तो ये Cp2 मान लेंगे, ये dH1 है तो Cp1 मान लेंगे, इसमें मान रख देंगे। देखो भैया मान रखा d अपान dt है, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं होती है डेरिवेशन में। देखो d अपान dt है, डेल्टा H है, प्रेशर है, चल रहा है, Cp2 हो गया, Cp1 हो गया, कोई दिक्कत। इस dt को अगर उधर भेज दें, देखते रहना भैया, इस dt, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजी वाले बच्चे भी हैं तो ज्यादा गणित नहीं जानते हैं, हमेशा उसी लेवल पर रहता है। अगर इस dt को तुम्हारे हिसाब से ही उधर भेज दें तो d डेल्टा एच आएगा। डेल्टा, ये देखो P2 में से P1 जा रहा, परिवर्तन है तो क्या लिखेंगे? इसे डेल्टा Cp लिख दिया हमने, इनटू में dt उधर पहुंच गया भैया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्या किया? इसका समाकलन कर दिया। समाकलन हमेशा अवकलन का उल्टा होता है। तुम्हारी गौवा भाषा में कहें तो यहाँ से d गायब हो जाएगी, जो d चल रहा है ये d गायब हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। कैसे करेंगे समाकलन? लो समझो, दो लाइनों का खेल बचा हुआ। समाकलन का क्या निशान होता है? अगर बायोलॉजी वाले बच्चे भी हो तब भी भैया बीएससी फाइनल ईयर में अगर देख रहा हो तो पता होगा, ठीक है। समझो ये समाकलन का निशान होता है, ये लगी हुई है लिमिट 1 से लेके 2 तक हमने करा है भाई, ठीक। समाकलन करोगे d खत्म हो जाएगा, डेल्टा h बचेगा, लेकिन डेल्टा h तो बचेगा लेकिन लिमिट भी तो चल रही है। ऊपर वाली लिमिट ऊपर रखते हैं, नीचे वाली लिमिट नीचे रखते हैं। पहले ऊपर वाली लिमिट का मान रख देते हैं, माइनस लगा के नीचे वाली लिमिट का मान रख देते हैं। ऊपर वाली लिमिट का मान डेल्टा h2 हो गया, माइनस लगाया, 1 रखा तो डेल्टा h1 आ गया, बराबर में डेल्टा Cp है। ऐसे ही सांप जो निशान बना हुआ इंटीग्रेशन d खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? t बचेगा। ऊपर वाली लिमिट t2 आएगी, माइनस का t1 आएगी भाई, ठीक है। इक्वेशन नंबर ये जो 3 हमने बनाई है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये क्या है? देखो हीट चेंज है, ये क्या है? टेम्परेचर है। किरचॉफ ने क्या कहा? हीट चेंज और जो टेम्परेचर है इनके रिलेशन को ही क्या कहते हैं? किरचॉफ इक्वेशन कहते हैं। तो जो इक्वेशन नंबर 3 बनी है, इक्वेशन नंबर 4 बनी है, यही क्या कहलाती है? इक्वेशन 3 एंड 4 आर किरचॉफ इक्वेशन। अगर हम लोग T2 माइनस T1 को 1 रख दें, यहाँ देखो T2 माइनस T1 यानी जो टेम्परेचर गैप है, यानी सोर्स और सिंक का जो टेम्परेचर है उनमें अंतर नहीं है, 1 है वो, तब क्या हो जाएगा? तो इसका मान 1 हो जाएगा। क्या बचेगा? डेल्टा H2 माइनस का डेल्टा H1 बराबर Cp बच जाएगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। अतः किसी रिएक्शन का चेंज जो है वो किसी 1 डिग्री सेंटीग्रेड हीट कैपेसिटी पे इक्वल होता है, यानी ये क्या है? कैपेसिटेंस है, ये हीट चेंज है। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में चेंज है, अगर टेम्परेचर में हमने कितना अंतर लिया? 1 डिग्री अंतर है, तो जो कैपेसिटेंस है वो हीट चेंज के बराबर होता है भाई, ठीक है। ये बॉर्न-हाइबर साइकिल यहाँ पे लग गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये केवल इस लाइन की वजह से लग गया है, रियलिटी है। बॉर्न-हाइबर साइकिल आपके कोर्स में नहीं है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आ गए हम लोग एंथैल्पी पे। एंथैल्पी क्या होता है? हीट चेंज, बहुत सरल है, बस हो गया, समझ लो ये मेरे भाई, काम खत्म हो गया, उड़ा दी थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों ने। सुनो, फार्मूला होता है H बराबर U प्लस PV। H माने क्या है? एंथैल्पी है। U माने क्या है? इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा है। P माने प्रेशर, V माने वॉल्यूम, ये प्रेशर वॉल्यूम ऊर्जा यानी एनर्जी है। इन दोनों ऊर्जाओं को जोड़ रहे हैं, इसके बराबर बन रहा है, यही हमने लिखा है। जरा देखो कहां लिखा हुआ है, कांस्टेंट प्रेशर पर किसी सिस्टम की टोटल हीट यानी H, इसकी इंटरनल एनर्जी यानी U और दाब आयतन यानी PV एनर्जी के योग के बराबर होती है। इस हीट को सिस्टम की एंथैल्पी कहते हैं। H बराबर U प्लस PV, दिमाग में फार्मूला रखा करो, H बराबर U प्लस PV। U माने इंटरनल एनर्जी, PV माने दाब आयतन ऊर्जा, दोनों को जोड़ेंगे तो एंथैल्पी के बराबर आ जाएगी। इससे सरल लेवल पे नहीं मिलेगा भाई। एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन होता है, विकल्प वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। निम्न में कौन स्टेट फंक्शन है? एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। यह केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, पाथ पर नहीं। कहां से जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम लोगों ने हीट चेंज निकाला है काय में? हेस के नियम में, वो भी तो स्टेट फंक्शन है ना। इनिशियल और फाइनल से मतलब है, चाहे कई स्टेप में ले जाओ, तुम घंटाघर जाओ, घंटाघर से हनुमतधाम जाओ, हनुमतधाम से फिर कोचिंग आओ, या सीधे घूम के चले आओ, हमें उससे मतलब नहीं। फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, इनिशियल क्या है, उससे हमें मतलब है, ठीक है। चेंज इन एंथैल्पी निकालना है, बहुत सरल है। बाद वाले में से H2 में से H1 को घटा देंगे भाई, ठीक है।
कैसे निकालोगे? डेल्टा H का मान क्या करेंगे बताओ, H2 में से H1 को घटा देंगे, वही वाला मान है बताओ, H1 का मान U1 प्लस P1 B1, H2 का मान U2 प्लस P2 B2, घटा दो भैया। जब घटाओगे तो क्या आएगा बताओ, ये देखो H2 U2 में से U1 जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा PDF कट गई है, हम उसे आगे करे देना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब घटाओगे डेल्टा H बराबर H2 का मान कितना आएगा, U2 प्लस का P2 B2 माइनस होगा क्या, U1 प्लस का P1 B1, ठीक। U2 में से U1 घटाएंगे तो डेल्टा U हो जाएगा, P2 में से P1 घटाएंगे, ठीक है, ये वाला, तो माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में क्या, देखो भैया यहाँ पे ये आ गया U, प्लस में क्या आएगा बताओ, P2 B2 माइनस का P1 B1, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा PB, ये ऐसे डेल्टा H बराबर, ये PDF कटी नहीं है, काट दी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो। 2 में से 1 को घटा दो, इसमें से ये घटेगा डेल्टा U, इसमें से ये घटेगा डेल्टा PB आ जाएगा, सीधी सी बात है भाई, ठीक है। कुछ छोटी छोटी चीजें और हैं जो आपको बता दे रहे हैं, लगभग ये PDF खत्म ही है। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, बहुत सरल है, सुन लो, 2 लाइनों में सुन लो भैया, पहले सुन लो उसके बाद में चित्र में दिखा देंगे। देखो भैया साफ साफ क्या लिखा हुआ है, यहां देखो हमने लिख दिया, जब किसी गैस को बहुत ज्यादा प्रेशर पर एडियाबेटिक कंडीशन में कंप्रेस करते हैं, एडियाबेटिक का मतलब रुद्धोष्म, कल आपको बता चुके हैं, जब ऊष्मा इधर से उधर नहीं जाएगी। बर्फ भूसे में रख दो, बोरे में रख दो, सब रुद्धोष्म प्रक्रम के उदाहरण होते हैं, बता चुके हैं, सब कल वाले महाक्लास में डिटेल में समझाया हुआ है। जब किसी गैस को प्रेशर बहुत ज्यादा है, एडियाबेटिक कंडीशन में रख देते हैं और दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो क्या होता है, गैस की कूलिंग होती है, गैस ठंडी होने लगती है। इस इफेक्ट को जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं, बात खत्म। जबकि हाइड्रोजन और हीलियम, ये विकल्प में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम 2 ऐसी गैसें हैं जिन्हें जब कंप्रेस करते हैं प्रेशर बढ़ाने पर तो इनकी हीटिंग होती है, ये गर्म होती है। बाकी जितनी गैसें हैं वो सब कूलिंग होती है, उन्हें ही हम लोग जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। यानी जूल थॉमसन इफेक्ट के 2 अपवाद हैं, कौन, हाइड्रोजन और हीलियम। हद से ज्यादा छोटी गैसें हैं भैया, इनके अंदर जो प्रोटॉन वगैरह है, इलेक्ट्रॉन वगैरह है, बहुत कम है, इस वजह से ये मेन कारण है इनके हीटिंग के होने का। ये डायग्राम बना हुआ है, कुछ है नहीं भैया, पहले एक पिस्टन लगा हुआ है, ए पर है, ठीक है, दबाएंगे गैस को तो पिस्टन ए से ए डैश पे पहुंच जाएगा, और ये पहले जब जो गैस दबाएंगे उधर बढ़ेगी तो ये बी से बी डैश पे पहुंच जाएगा। इधर प्रेशर जो है वो P1 है, इधर वाला प्रेशर ज्यादा होगा, कितना भैया, गैस को हमने दबा दिया है तो B1, ये पिस्टन B1 तक अंदर चला गया है, ये B2 तक उधर गया हुआ है, एक डायग्राम बना रखा है। सरल भाषा में जूल थॉमसन इफेक्ट आपको पता होना चाहिए, जब कोई गैस है, जब एडियाबेटिक कंडीशन में रखेंगे, हाई प्रेशर पर उसे दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे तो वो गैस ठंडी होने लगेगी, इसे ही हम लोग जूल थॉमसन इफेक्ट कह देंगे, ठीक है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट को म्यू से लिखते हैं, फार्मूला होता है म्यू बराबर dt/dp। अगर प्रेशर में होने वाला चेंज 1 atm के बराबर है, यानी dp का मान 1 atm है, तो म्यू का मान टेम्परेचर चेंज के बराबर हो जाएगा, ये जूल थॉमसन कोफिशिएंट कहलाता है। जब किसी गैस को पोरस प्लग क्या होता है, पोरस प्लग का सरल भाषा में मतलब कुचालक पदार्थ होता है, ठीक भैया, के द्वारा एडियाबेटिक कंडीशन में हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर डिफ्यूज कराते हैं, तो पर यूनिट प्रेशर डिक्रीज होने पर गैस के टेम्परेचर में होने वाले चेंज को, पर यूनिट का मतलब, अरे हटाओ यार, जब किसी गैस को कंप्रेस कराते हैं तो अगर जो प्रेशर में चेंज है वो कितना हो, 1 हो, यही तो कहा, पर यूनिट प्रेशर चेंज, अगर प्रेशर में चेंज 1 हो तो जो टेम्परेचर चेंज होगा वही बराबर होगा किसके, म्यू, यानी जूल थॉमसन कोफिशिएंट के बराबर होता है। अगर गैस की कूलिंग हो रही है तो म्यू का मान हमेशा प्लस होता है, गैस की हीटिंग हो रही है तो म्यू का मान माइनस होता है, और अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है टेम्परेचर में तो dt 0 हो जाएगा, म्यू बराबर dt/dp, dt 0 तो म्यू का मान भी 0 होता है। ये सब विकल्प के क्वेश्चन है। फॉर कूलिंग ऑफ गैस जो कोफिशिएंट है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, हीटिंग ऑफ गैस नेगेटिव होगा, ठीक है, नो चेंज तो फिर म्यू का मान 0 होगा। उसके अलावा कुछ एक आध चीज और है, इन्वर्जेंट टेम्परेचर क्या होता है, बहुत सरल है, ना तो कूलिंग हो ना हीटिंग हो, उस टेम्परेचर को इन्वर्जेंट टेम्परेचर कहते हैं, सीधी बात, यही लिखा है। एक डेफिनिट प्रेशर पर किसी गैस के लिए डेफिनिट टेम्परेचर होता है, जब गैस को पोरस प्लग के द्वारा एडियाबेटिक कंडीशन में हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर डिफ्यूज कराते हैं, तो यदि ना तो कूलिंग होती है ना हीटिंग होती, सरल भाषा में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तीसरी वाली कंडीशन, ये वाली, फॉर नो चेंज ऑफ टेम्परेचर, जब म्यू का मान 0 होता है, जब जूल थॉमसन कोफिशिएंट 0 होता है, तब उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जेंट टेम्परेचर कहते हैं। H2 और He के लिए इन्वर्जेंट टेम्परेचर हमेशा उल्टा होगा क्योंकि इनकी हीटिंग होगी, निगेटिव होगा। फॉर H2 के लिए इन्वर्जेंट टेम्परेचर कितना होता है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है भाई, ठीक है। T क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, डेल्टा ये अलग से लगा, गिब्स फ्री एनर्जी। 2 चीजें और हैं, एक गिब्स एनर्जी, एक हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, इन्हें और याद कर लो।
खत्म हो गई थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है, बहुत सरल है, यहाँ देखो बहुत सरल है यार, सिर्फ फार्मूला देखा करो। गिब्स एनर्जी का फार्मूला होता है H माइनस का TS। H क्या है बताओ, H एंथैल्पी है, T क्या है, टेम्परेचर है, S क्या है, एंट्रोपी है। हो गया काम। आइसोथर्मली अवेलेबल एनर्जी जिसे कांस्टेंट प्रेशर पर यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकें। ऐसी एनर्जी जब प्रेशर कांस्टेंट है हम उसे कार्य में बदल सकें, यूजफुल वर्क में बदल सकें, तब उसे क्या कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। G से लिखते हैं, फार्मूला होता है G बराबर H माइनस TS। अगर दो कंडीशनें लगाओ तो क्या होगा, G1 H1 TS1। ऊपर क्या लाइन लिखी हुई है देखो, आइसोथर्मली, कल बता चुके हैं आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होता, समतापी प्रक्रम। तो T सेम है, G1 G2 H1 H2 TS1 TS2 घटा देंगे, G2 माइनस G1 आएगा, H2 माइनस H1 आएगा, TS2 माइनस TS1 आएगा, T कॉमन आ जाएगा, 2 माइनस 1 डेल्टा G हो गया, डेल्टा H हो गया, T डेल्टा S हो गया। G क्या है, गिब्स एनर्जी है। सेम हेल्महोल्ट्ज एनर्जी होती है, उल्टा होता है। उसमें क्या लिखा है, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां क्या लिखा, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट, अच्छा ऊपर क्या लिखा हुआ था जरा देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करा सकते हैं। क्या कहलाता है, गिब्स फ्री एनर्जी कहलाती है, आइसोथर्मली कंडीशन होती है। ये किसी सिस्टम की आइसोथर्मली अवेलेबल एनर्जी है, इसे कांस्टेंट वॉल्यूम पर, यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, यहां पे क्या कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम पर यूजफुल वर्क में अगर कन्वर्ट करा सकते हैं तो इसे हेल्महोल्ट्ज एनर्जी कहते हैं। दोनों में क्या फर्क है, एक में कांस्टेंट टेम्परेचर ले रहा है, एक में कांस्टेंट वॉल्यूम ले रहा है। फॉर्मूला इसका, इसे A से लिखते हैं, A बराबर U माइनस TS होता है। सेम कंडीशन 1 में A1 बराबर U1 माइनस का TS। ध्यान से देखना, कंडीशन इसमें भी लगी हुई है, आइसोथर्मली अवेलेबल। तो इसमें आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर तो उसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, बस कंडीशन क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। यहां पे देखो हमने क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट प्रेशर, और यहां पे हमने क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट वॉल्यूम। टेम्परेचर दोनों में सेम है भाई, ठीक है। तो A बराबर U माइनस का TS आ गया, A1 हो गया, A2 हो गया, U1 हो गया, U2 हो गया, TS1 हो गया, TS2 हो गया। सेम परिवर्तन निकालेंगे, A2 माइनस A1 घटा दिया, डेल्टा A बराबर आ जाएगा डेल्टा U माइनस का T डेल्टा S। क्या है ये, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन है, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी है भाई, ठीक है। दोनों में रिलेशन निकालोगे तो डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस का T डेल्टा S होता है। H बराबर U प्लस PV आपको पढ़ा चुके हैं, H बराबर U प्लस PV हमने रख दिया, माइनस का T डेल्टा S रख दिया, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब भैया देखो डेल्टा G है, डेल्टा A बराबर क्या होता है ये निकाला हमने, डेल्टा U माइनस का T डेल्टा S होता है। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, जरा यहाँ देखो हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लिखा डेल्टा G बराबर है डेल्टा H माइनस का T डेल्टा S के, और बताओ डेल्टा A किसके बराबर है, डेल्टा U, और प्लस में माइनस में क्या है, T डेल्टा S के। H बराबर U प्लस PV होता है, तो डेल्टा G बराबर H की जगह पे क्या रख दिया, U रख दिया, प्लस में P डेल्टा V रख दिया, माइनस का T डेल्टा S रख दिया। डेल्टा U माइनस का T डेल्टा S क्या बन जाएगा, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन बन जाएगा। तो डेल्टा G बराबर क्या आएगा, डेल्टा A प्लस का P डेल्टा V। मेरे भाई ये देखो, ये रिलेशन आ गया गिब्स एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज एनर्जी में भाई, ठीक है। तो ये पूरी थर्मोडायनेमिक्स में जितनी भी कायदे की चीजें थी भाई, ये 2 वन शॉट हमने बनाए हैं। ये वीडियो भी ठीक ठाक लंबी हो गई है, मेरे हिसाब से 20-25 मिनट 30 मिनट की हो गई होगी। पहली वीडियो भी लगभग 35-40 मिनट की थी। दोनों वीडियोस ठीक ठाक तरीके से हो गई हैं। आपका काम क्या है, हमें इसे बताने में 20-25-30 मिनट लगे, इसे पढ़ने में आपको पूरा दिन लग जाएगा। 15 पन्नों की PDF है भाई ये, ठीक है। आपका काम ये है, जब तक अगली वीडियो हम लाते हैं ऑब्जेक्टिव वाली, तब तक आप इनके नोट्स बनाइए, प्रॉपर लिखिए। कोर्स में देख रहे हो तो यहीं पे PDF एडिट मिल जाएगी, यूट्यूब पे देख रहे हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना BDKD BSc सर्च कर लेना। वो वाला चैनल रियल है जिसपे 75,000 प्लस फॉलोअर्स है। पूरी थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी आपको दे दी है, बिल्कुल फ्री में भी दे दी है और कोर्स में भी दे दी है। देख डालो, 6th सेमेस्टर की केमिस्ट्री में हो तब भी काम का है, 2nd सेमेस्टर की फिजिक्स है तब भी काम का है। अगली वीडियो जब हम आपके लिए लेके आएंगे, 1 दिन लगे 2 दिन लगे, क्योंकि कल 4th सेमेस्टर की वीडियो आएगी। अगली वीडियो जब हम आपके लिए लेके आएंगे तब पूरा एक ऑब्जेक्टिव क्लास बनाएंगे, प्रैक्टिस करा देंगे। 10, 20, 50 नहीं, कम से कम 100 विकल्प लेके आएंगे और थर्मोडायनेमिक्स को धुआं धुआं कर देंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।